हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वाला वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि नया क्या है। तो मैं अभी जाता हूँ 1 मिनट। आ जाऊँ। तो देखो नया क्या है। तो हम मैंने डिस्कशन किया था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी को पहले हम कवर करेंगे। तो मेरा प्रॉमिस मैंने रखा और इसको अभी आज डिस्कशन करेंगे। और उसमें भी दो चैप्टर है, जनरल केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी। उसमें मैं सोचा कि फास्ट वी कवर आर्मर सिटी। आर्मर सिटी क्यों कवर करेंगे, क्योंकि वो आसान है और ज्यादा सवाल भी आता है। तो पहले पढ़ लेते, क्या दिक्कत है। पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो आर्मर सिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा उसको लॉजिक ट्राई करके हम उसको टैकल कर सकते हैं। ये हो गया। आज का गोल क्या है। हमारा गोल आज क्या, क्या जब पढ़ेंगे तो वो गोल बता दिया। और क्या डिले क्यों हो रहा था वीडियो। एग्जाम चल रहा था बहुत, सेमिस्टर का और लाइफ का। लाइफ का क्या, लाइफ का पर्सनल लाइफ होता है ना। तो लाइफ में एग्जाम चल रहा था, उस चीज को जुड़कर मैं एक बहुत बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चों प्रिपरेशन शुरू करे, कि कोई भी एंट्रेंस हो गया, प्रिपरेशन शुरू करे हो और सीरियसली प्रिपरेशन शिद्दत से करे हो, तो वो प्यार प्यार से थोड़ा दूर रहो। क्योंकि प्यार व्यार जो कहते हैं कि नहीं, प्यार के साथ भी और पढ़ाई भी मेंटेन हो सकता है। मैं आपके भाई के जैसा हूँ और भी तेरा बड़ा भाई के जैसे हो सकता हूँ। तो मैं क्यों आप जो हमारे मेरा दोस्त वगैरह हो गया है कि मैं भी हो गया, तो हम जो सफर किए हैं ना, वो तो तुम क्यों करोगे। तो इसलिए मैं एक अवेयरनेस करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आप बुरा मानोगे नहीं कि मेरे जो भी गलत बोलूंगा कि मुझे माफ कर दोगे। और एक बताता हूँ कि इसमें अभी इन्वॉल्व मत हो, वो बहुत बेकार चीज है। बेकार तो नहीं बोलूंगा, मगर बच्चों के लिए बेकार चीज है। और पता नहीं चलता है, मगर बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। बोलते हैं कि नहीं मैनेज हो सकता है, मैनेज नहीं होता है। एक आधा कोई मैनेज करता है, जैसे तुम देख लोगे, मूवी देख लोगे आईपीएस मनोज शर्मा। तो वो एक्सेप्शन होता है भाई, केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शन होता है, वो भी सही एक्सेप्शन होता है। तो उस चीज को लेकर तुम्हारे क्या है, तुम अंदर से क्या हो, तो वो कर लेता है, मगर तुम कर पाओगे ये कोई बात नहीं है ना। तो तुम इसमें मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए दूर रहो। ये बहुत बेकार चीज है। बेकार तो नहीं, बच्चों के लिए बेकार चीज है। ठीक हो गया, अवेयरनेस हो गया। क्योंकि मेरे चैनल भी अवेयरनेस के लिए मैंने बोला था पहला वीडियो में, यहाँ पर भी अवेयरनेस करूंगा। आगे जाके बहुत सारा सोशल अवेयरनेस करूंगा। और जैसे कोई चीज हो गया, तो एक अभी प्रिपरेशन शुरू करने हम कर रहे हैं हम। तो एक ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, उसके बाद प्रिपरेशन कर पाओगे, नहीं तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो हो गया। ज्ञान हो गया, एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। अभी चलो हम केमिस्ट्री के, लेट्स टॉक केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, हाँ एरोमेटिसिटी। जैसे तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, पीरियोडिक टेबल में तुम मुझे बोलोगे कि पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं एलिमेंट, पढ़ते हैं एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो जो वो प्रॉपर्टी जो पढ़े है ना तुम, तो प्रॉपर्टी को क्या बोल दिए, पीरियोडिसिटी बोल दिए। समझ में आ रहा है कि जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट, एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी एलिमेंट ले लो, उसका तुम प्रॉपर्टी पर, तो ये सारी उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं ना। इनऑर्गेनिक एलिमेंट इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं उनको। तो जो इसको एलिमेंट को पढ़ने का जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको तुम पीरियोडिसिटी बोल दिए। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैंने एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल बनाया है, देखो उधर साइड, मीथेन, मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जैसे तुम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्टडी करोगे ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी देखोगे, एरोमेसिटी, तुम उसको बोल सकते हो कि एरोमेसिटी क्या है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज। तो हो गया एरोमेसिटी। एरोमेसिटी, एरोमेसिटी का फर्स्ट टर्म अरोमा, 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 अरोमा को स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक ओडोर बोलते हैं। आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट बोलेंगे कि अरोमा ढाबा है इधर। इधर एक ढाबा होता है अरोमा ढाबा, हमारा हॉस्टल के पास होता है। वहां पर नॉनवेज ऑर्डर करते हैं। हमारा मेस में नॉनवेज नहीं मिलता है, वेज है। बहुत बुरा लगता है। तो वो जो अरोमा ना, वो स्पेसिफिक ओडोर उसको कहते हैं अरोमा का। हम्म। अभी क्या एरोमेसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एरोमेसिटी पहले पहले क्या होता है ना, पहला जमाने में एरोमेसिटी को सिर्फ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बोल रहा था। बेंजीन माँ है, मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजीन। तो जो बेंजीन हो गया, बेंजीन और जो बेंजीन के जुड़े हुए बेंजोनाइड फॉर्म, नैप्थलीन, एंथ्रेसिन, आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो वो जो बेंजीन और बेंजोनाइड फॉर्म को, तो इसको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने को एरोमेसिटी बोलते थे पहले जमाने में। और जैसे टाइम बीतते गया, नए नए साइंटिस्ट नए नए इनोवेशन करते गए। एक एक साइंटिस्ट आए, एक एक बताते गए कि नहीं ये एरोमेसिटी हो सकता है। और एक साइंटिस्ट है, नहीं नहीं ये हो सकता है। और एक साइंटिस्ट है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ऐसे टाइम बीतते गया, आखिर में हुकेल आ गया। मैं टाइम जो बीतते गया उस साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ, कैसे हिस्ट्री है एरोमेसिटी का। आखिर में हुकेल, जो हुकेल थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, सब जानते हैं हुकेल। तो ये तो प्लस टू में भी शुरू, हुकेल थ्योरी में है प्लस टू में भी है। तो सारी तो पढ़ते हो, जो नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, सब तो पढ़ते हैं हुकेल थ्योरी। ये हुकेल थ्योरी तुमको सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सुना होगा थोड़ा। तो आगे जाके हम तो डिस्कशन करेंगे कैसे आया हुकेल थ्योरी, शुरू से कैसा है। डायरेक्ट तो हुकेल नहीं आ गया ना। सारी सारी जो गलत, गलत तो नहीं, जो मिसकंसेप्शन बता रहे थे उनको ओवरकम करके आखिर में आगे हुकेल सही बात बताए। तो वो जो पहले हिस्ट्री उसको थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन साइंटिस्ट आके क्या क्या बताए थे एरोमेसिटी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो क्या हो गया, पहला साइंटिस्ट आ गया एक बजर, बजर, BADGER। ये वाला साइंटिस्ट पहला आ गया। ये आके क्या बोले, कि ये बोले कि एरोमेटिसिटी किसको कहलाएंगे, ने जिसका एक साइक्लिक फॉर्म होगा और जिसका रेजोनेंस एनर्जी हाई होगा। समझ में आ रहा है, रेजोनेंस एनर्जी जिसका हाई होगा, और एरोमेटिसिटी के साइक्लिक जो होगा उसको एरोमेटिसिटी बोलेंगे। तुम बोलोगे रेजोनेंस एनर्जी क्या है, हम जाके रेजोनेंस एनर्जी आगे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि रेजोनेंस क्यों डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए रेजोनेंस चाहिए। मैं आगे लिखा हूँ कि क्या नीड्स है, बेसिक नीड्स क्या है एरोमेटिसिटी को पढ़ने के लिए, आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। तो वो वही बोला कि रेजोनेंस एनर्जी हाई चाहिए और साइकिल होना चाहिए। तो उसको हम पहले एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करते हैं। एक असाइक्लिक फॉर्म लेते हैं और उसके सिमिलरिटी एक साइक्लिक फॉर्म लेंगे। ये हो गया हेक्सा ट्राई ईएन, ये हो गया हेक्सा ट्राई ईएन, हेक्सा ट्राई ईएन, ट्राई ईएन। उसके सिमिलरिटी साइक्लिक फॉर्म बेंजीन, जैसे देख रहे हो बेंजीन, बेंजीन। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना है हेक्सा ट्राई का, 5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका कितना, 36, कितना ज्यादा देखो, 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये बजर बजर जो साइंटिस्ट थे वो क्या बताया कि जिसका साइक्लिक फॉर्म होगा और जिसका रेजोनेंस एनर्जी हाई होगा उसको एरोमेसिटी बोलेंगे। इस हिसाब से इसको एरोमेसिटी बेंजीन को बोल दिए और इसको नहीं बोले। उनका हिसाब से था, उनका हिसाब से था, उनका कॉन्सेप्ट के हिसाब से था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे, ये पहला साइंटिस्ट थे जो एरोमेसिटी के बारे में बताए, बजर जो बताए। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आके बताए रॉबिन्सन, नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबिन्सन आए, रॉबिन्सन। ये क्या बताए, ये बता दिए कि जो भी जो भी एक ओलेफिन, जो भी एक ओलेफिन
जो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है ना, जो भी एक ओलोफिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन करता है। समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेशन क्या है आगे जाके डिस्कशन होगा। डिस्कशन आज करूंगा, करके छोड़ूंगा। कॉन्जुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, क्योंकि उसको नहीं नहीं पढ़ करके हमको आर्मोसिटी कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये आगे आएगा। वेट करो, आगे आएगा। कॉन्जुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, सब आ जाएगा आगे। तो हमें पहले डिस्कशन करते, हिस्ट्री क्या है, पहले मैं हिस्ट्री डिस्कशन कर लेता हूँ। तो हिस्ट्री हिस्ट्री डिस्कशन करने में पहले बजर आगे एग्जैक्ट ट्राइन का और बेंजीन का एक एग्जाम्पल लेके वो बता दिए कि बेंजीन होगा आर्मोसिटी। उसके बाद रॉबिन्सन आ गए, वो बोले कि कुछ भी ओलेफिन एक ले लो। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ये इसको ब्यूटाडाइन कहते हैं। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। तो इसको क्या बोल दिए, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन क्या है आगे बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ, आगे जाके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो इसलिए इसको वो बोल दिए क्या, ये भी आरोमेसिटी होगा। ये मगर ये आरोमेसिटी नहीं है। आगे जाके बताऊंगा कि क्या है आरोमेसिटी, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आरोमेसिटी का क्या है और क्या ट्रू डेफिनेशन क्या है आरोमेसिटी का। तो वो उस हिसाब से के वो आरोमेटिक इसको बोल दिया। फिर तीसरा साइंटिस्ट है एल, ये क्या बोल दे, क्योंकि एरोमेटिसिटी सस्टेन करेगा, जो एरोमेटिक जो होगा क्या होगा कि जो सस्टेन करेगा ना, क्या सस्टेन करेगा, एक एक रिंग करंट, एक रिंग करंट सस्टेन करेगा। तो उसको एरोमेटिसिटी बोलेंगे, इनका हिसाब से, एलवीजी के हिसाब से। तो वो तो ये तीनों साइंटिस्ट ऐसे बताए कि और भी साइंटिस्ट कुछ बता रहे थे, मैं बस तीनों के बारे में बताया। बताने के बाद अभी जो फाइन फिलहाल मेन मुद्दा है जो हम मेन पढ़ते हैं, हकेल बाबा। हक्केल बाबा, हक्केल, हक्केल बाबा। ये आगे एरोमेटिक के बारे में बताती है कि एरोमेटिक क्या होता है और किसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इनके हिसाब से जो एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक होगा, जो साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा एक पहले। उसके बाद जिसका कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। और क्या, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को वो फॉलो करेगा। हकेल बाबा के हिसाब से जो साइक्लिक होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा, उसको हम एरोमेटिसिटी बोलेंगे। लेट्स एन एग्जांपल, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें आगे जाके डिस्कस मैंने क्लासीफाई किया हूँ। क्या किसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको डिस्कशन किया हूँ। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कैसे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आया है, क्या एरोमेटिक के है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, वो जाके आगे डिस्कशन हम करेंगे। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एरोमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे, हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, नए नए साइंटिस्ट आए, नए नए बते, आखिर में हुकेल बाबा आके ऐसे एरोमेटिसिटी का फाइनल कॉन्सेप्ट देते, इसको हम पढ़ते हैं ज्यादातर। तो वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखो, ये टू इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो 2 पाइलोटन है, तो 2 पाइलोटन में यहाँ पर एन क्या है, क्या हो सकता है,
एन हो सकता है जीरो, वन, टू, थ्री, कुछ भी, जीरो से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें जो मॉलिक्यूल में हम पुट करेंगे 4n+2 का कंसेप्ट पुट करेंगे। 4n के जगह जीरो पुट करो, जीरो पुट कर लिए, +2, कितना हुआ, टू हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फॉलो कर रहे हैं, ओके फॉलो कर रहे हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, कैसे कॉन्जुगेशन है आगे तो डिस्कशन होगा, मगर और भी थोड़ा डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं ज्यादातर नहीं बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन क्या है, किससे ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, मैं आगे जाके इसको डिस्कशन करूंगा। तो वो बता दिया के अलावा कि ऐसे होता है, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है। तो हो गया, एरो के अलावा के हिसाब से गया। तो उसके बाद ये हो गया कि क्या हिस्ट्री क्या है, एरोमेटिक सिटी का हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे एरोमेटिक डेवलप हुआ, कैसे कैसे क्यों पहले बेंजीन और बेंजीनर के हम पढ़ रहे थे, उसके बाद नए नए साइंटिस्ट आके बता दिए कि नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल में भी एरोमेटिसिटी हम पढ़ सकते हैं, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं हमको, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, फिर जाके हम सारी चीजें डिस्कशन करके इसे अकेला के हिसाब से हम एक फाइनल कह सकते हैं उसको, फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए कि उसके उससे ज्यादा भी केमिस्ट्री नहीं है कि कुछ चीजों फाइनल है, कुछ सारी डेली लाइफ में चेंज होता जाता है। मगर अभी फिलहाल के लिए तो हम हक्के लैब को फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं एरोमेटिक का। तो अभी हम क्या, हाँ, अभी हम क्या नीड है, ये तो हम हिस्ट्री बता दी ऐसे ऐसे होता है, हक्के लैब के थोड़ा बता दिया, हक्के लैब आगे आगे, आगे उसके बारे में बताएंगे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, और क्या क्या कौन सा कैलोरी फॉलो करता है, कौन सा नहीं फॉलो करता है। बहुत सारी चीजें हैं, आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़े रहो हम, इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो सारी क्लियर हो जाएगा, सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा मेरे हिसाब से। जो भी छूटेगा आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो हो गया, हिस्ट्री हो गया, एरोमेटिसिटी कैसे डेवलप हुआ, जैसे तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, एलिमेंट का, इसका प्रॉपर्टी को एरोमेटिसिटी पीरियोडिसिटी बोलते हो। वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, जैसे देखो मैं सारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही ड्रा कर रहा हूँ इधर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमको आप एरोमेटिसिटी उसको बोलते हैं। तो ऐसे हो गया। अभी क्या नीड है, क्या नीड है, क्या मतलब, किसको, किनसे, जो किस चीज को, किस चीज को हम पता कर कर हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये सारी चीजें जो है ना, उसको हम बता सकते हैं। कौन सा नीड है, मतलब नीड क्या है, इसे दिखा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट, नीड टू अंडरस्टैंड एरोमेट्रिसिटी, इधर सिटी, इसको प्रिंटिंग, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी क्या, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट नीड है। मैंने जैसे इधर बताया कि कॉन्जुगेशन हो गया, और एमओडी, एमओडी क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये दोनों चीजें पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एरोमेट्रिसिटी हम पढ़ नहीं पाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ये बेसिक नीड है। मैंने शुरू किया कि एरोमेट्रिसिटी कैसे कैसे डेवलप होके, हिस्ट्री उसको बता दिया कि एरोमेट्रिसिटी पहले बजर साइंटिस्ट बजर आए, उसके बाद रॉबिन्सन आए, उसके बाद एलुइज आए, वो तीन साइंटिस्ट आए। वो तीनों के बाद जो मोस्ट हम पढ़ते हैं, जो हकेल, वो हकेल बाबा आ गए। वो आके बता दिए कि आयरन एसिटिक 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, और कॉम्प्लीट कंजुगेशन होगा और साइक्लिक होगा, उसको आयरन एसिटिक बोलेंगे, हकेल बाबा के हिसाब से। आगे जाके हकेल बाबा को भी डीपली इसको हम पोस्टमार्टम करेंगे हकेल बाबा को, तो आगे जाके डिस्कशन होगा। मैंने हिस्ट्री बताया। उसके बाद एरोमेसिटी हम अभी तक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्लासिफाई अभी तक नहीं किए हैं, उसको आगे जाके मैंने क्लासिफाई करूंगा आगे जाके, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और भी सारी चीजें हैं, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, ये सारी चीजें हैं। आगे जाके उसको क्लासिफाई होगा। मगर उस चीज सारी चीजों को पढ़ने के लिए, वो सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट नीड है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या नीड है, कॉन्जुगेशन। एक हो गया तो कॉन्जुगेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्जुगेशन तो हमको ये तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं होगा तो हम एरोमेटिक कैसे करेंगे, कॉन्जुगेशन तो होता रहता है एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक सारी में तो कॉन्जुगेशन
नॉन एरोमेटिक में नहीं होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। नॉन नॉन एरोमेटिक आगे जाके डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है। हाँ। तो कॉन्जुगेशन एक चीज पढ़ना पड़ेगा हमको पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे। उस वो ये दोनों खत्म होने के बाद जाके हम क्लासिफिकेशन में एंटर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? एरोमेटिसिटी को किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा होमो एरोमेटिक, कौन सा क्वासी एरोमेटिक, ये सारी चीजों में एक एक करके उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी जगह आगे डिस्कशन होगा। मगर उससे पहले पहले इन दोनों चीजों को पहले अच्छे से पढ़ना है, कंजुगेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि इसको इसको हम स्किप कर लेंगे तो वो सारी चीजें क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे मगर फील नहीं इतना आएगा ना। हमको फील चाहिए ना, तो वो फील नहीं इतना आएगा। इसलिए पहले हम कॉन्जुगेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जितना शॉर्ट में हो सकता है मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और अलग कॉन्सेप्ट है, वो दूसरी जगह पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर इतना पढ़ते नहीं है, मगर इतना पढ़ाऊंगा तो और आगे जाके चीजें डिफिकल्ट होता जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत है, वहां से उसमें क्वांटम बहुत भी यूज होता है। तो उसको बताऊंगा तो वो तो बहुत ये हो गया, बहुत डीप ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी जितना जरूरत है हमको समझने के लिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फील करने के लिए हम उसको डिस्कशन करेंगे। चलो, चलो पहले कॉन्जुगेशन को हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसको पहले डिस्कशन करेंगे कॉन्जुगेशन। हाँ, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या भला है? बहुत सारे बहुत सारे माइन्यूट डिफरेंस है और बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इसको दूर करने के लिए। कॉन्जुगेशन तीन चीजें होता है। देखो मैं बताता हूँ। रेजोनेंस, कॉन्जुगेट, डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस। इधर तो नहीं, मेरा फोटो इधर आ रहा होगा। एक मिनट रुको। अभी देखो, रेजोनेंस। पहले रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस नाम तो तुम सभी तो, ये तो प्लस टू से भी सब सुने होंगे शायद। तो रेजोनेंस क्या है? कि रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, एक एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर काबिल नहीं हो सकता है कभी कभी। काबिल क्या है? लायक नहीं हो सकता है। लायक क्या है? जैसे तुम बोलोगे कि लायक नहीं हो सकता है, मतलब मगर मतलब वो एक स्ट्रक्चर उसका सारी जो मॉलिक्यूल का सारी प्रॉपर्टी वो बता नहीं सकता। एक एक स्ट्रक्चर, तो उसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लिखते हैं। एक स्ट्रक्चर को दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। उसका कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। जो अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं ना, उसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। फॉर फॉर complete the properties, the properties of a molecule cannot discuss in single structure. So we want we want more and more structure to satisfy all the properties. So we want तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या रेजोनेंस होता है। ये कोई आर ग्रुप हो गया, कि ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल में कुछ समझ में आ रहा है कि क्या एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करेगा, कुछ समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर में? नहीं आ रहा है। तो हम जैसे इसको एक इसका दूसरी फॉर्म सब सेम है, मतलब इसका अलग अलग फॉर्म है। ये लो अंतर है क्या?
अभी देखो ये जो दो फॉर्म है मैंने उसको और दो स्ट्रक्चर में इसको दिखा दिया। मैं जैसे इसका डेफिनेशन बोला था कि क्या है रेजोनेंस, क्या होता है। रेजोनेंस होता है कि एक एक मॉलिक्यूल का ऑल प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर काबिल नहीं हो सकता है कभी कभी, तो उसका दूसरा फॉर्म ही बनाना पड़ता है। तो देखो अभी इधर हम ये वाला स्ट्रक्चर में देखो, ये वाला स्ट्रक्चर में हम अभी इलेक्ट्रोफाइल लाके कहाँ अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ अटैक करेगा पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है। मतलब इधर देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल एक आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये जो कहाँ जाने के लिए कोशिश कहाँ करेगा, ये वाला कार्बन में या ये वाला कार्बन में, ये इधर वाला कार्बन, ये वाला कार्बन में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ में आ रहा है। देखो एक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है। हर तरह पे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में चलता है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट ही करता है। तो यहाँ पर सारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव बेसिकली रहता है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा होता है वो नेगेटिव इसको कहलाता है। तो वो वाला देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ ज्यादा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों में यहाँ से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव को अटैक करेगा। अभी इसमें पता चल रहा है। देखो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं इसको, तो हम जाके आगे डिस्कशन करेंगे कैसे रिएक्शन होता है। अभी तो रिएक्शन में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं एक रेजोनेंस समझने के लिए समझाने के लिए एक बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल। कौन से एक स्ट्रक्चर में क्यों बता नहीं सकते हम, दूसरे स्ट्रक्चर क्यों हमको ड्रा करना पड़ता है। तो यही वजह है कि एक स्ट्रक्चर उसका रेजोनेंस में नहीं बता सकता, तो इसलिए हम उसको दूसरा फॉर्म बनाना पड़ा। तो इसलिए हम ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल, और कैनोनिकल, कैनोनिकल। तो इसको हम ऐसे दो दो स्ट्रक्चर में इसको लिख सकते हैं। तो इसको रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम बोल देंगे। ऐसे ही होता है रेजोनेंस, जैसे तुम बेंजीन में भी देखे होगे। बेंजीन में यहाँ पर जाता है। और रेजोनेंस का एक डेफिनेशन है, बताता हूँ आपको। ऐसे करके फिर आगे जाएगा, जाएगा तो ओवरऑल, ओवरऑल ओवरऑल उसको हम ऐसे लिखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बोलते हैं, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ये यहाँ पर जो गोल गोला देते हैं ना, उसको हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद जाके उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल देते हैं। तो वो हो गया कि रेजोनेंस का डेफिनेशन मैं बता रहा था कि रेजोनेंस और के डेफिनेशन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। कंप्लीट कंप्लीट होना ना होना ये तो दूसरी बात हो गया, कि डीलोकलाइजेशन होगा। क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, उसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। तो फिर डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस के बीच में कोई अंतर है क्या। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। इतना पर डिस्कशन कर ले क्या होता है रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन का अंतर। देखो ये ये रेजोनेंस है और ये डीलोकलाइजेशन है। Localization। दो स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो मैंने बोला कि
पाइलोट्रॉन का डी लोकलाइजेशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, पाइलोट्रॉन का डी लोकलाइजेशन को। यहाँ पर तो कुछ डी लोकलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ। पाइलोट्रॉन तो जो कुछ भी डी लोकलाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, जहाँ जो पर था वो भी रह गया। तो इसको हम क्या रेजोनेंस बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। इसको क्या हम डी लोकेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखो, इधर देखो, इधर इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रा करो। अभी देखो, समझ समझ अभी देखो, मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ क्या होता है रेजोनेंस और डी लोकेशन, उसके बाद कॉन्जुगेशन आ जाएगा। डी लोकेशन अंदर कॉन्जुगेशन होता है। देखो, रेजोनेंस और डी लोकलाइजेशन। रेजोनेंस, देखो, ऑल डीलोकलाइजेशन आर रेजोनेंस, इसको तुम कह सकते हो। ऑल डीलोकलाइजेशन आर रेजोनेंस, मगर ऑल रेजोनेंस आर डीलोकलाइजेशन ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देख प्रूफ हो रहा है। और रेजोनेंस आर डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है एक स्ट्रक्चर का दूसरी फॉर्म बनाना। देखो, यहाँ पर मैं एसीटोन बनाया था, दूसरी फॉर्म फॉर्म बना दिया, बस। वो तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। मगर वहां पर देखो पाइलोट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, मतलब पाइलोट्रॉन घूम रहा है क्या? उधर उधर जो घूम रहा है क्या? जैसे यहाँ पर देखो घूम रहा है पाइलोट्रॉन, वहां पर तो नहीं घूम रहे, वहां पर तो एक जगह कौन क्या लोकलाइज रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां पर तो डीलोकेशन नहीं हो रहा है। डीलोकेशन क्या घूमेगा? पाइलोट्रॉन घूमेगा, वहां पर तो घूम नहीं रहा है। इसलिए इसलिए रेजोनेंस रेजोनेंस बड़ा रेजोनेंस के अंदर डीलोकेशन आता है। देखो, रेजोनेंस, ऑल रेजोनेंस, ऑल रेजोनेंस जितना भी रेजोनेंस देख रहे हो, वो डीलोकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, मगर ऑल डीलोकेशन रेजोनेंस ही होगा। डीलोकेशन रेजोनेंस ही होगा, मगर ऑल रेजोनेंस, यहाँ पर प्रूफ हो गया ना। देखो, ये रेजोनेंस होगा, ये भी रेजोनेंस होगा, मगर ये रेजोनेंस है, मगर ये डीलोकेशन नहीं है। यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि रेजोनेंस, रेजोनेंस और जहां पर जो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, वहां पर डीलोकेशन कम होता ही होगा। ये नहीं होगा ये नहीं कर सकते हो। मगर जो मॉलिक्यूल में डीलोकेशन हो रहा है, वहां पर कंप्लीट रेजोनेंस होगा। ये बात तय है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें बता लो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, जो डीलोकलाइजेशन हम देखे ना, डीलोकलाइजेशन, उसके अंदर ही कॉन्जुगेशन आता है। डीलोकलाइजेशन, देखो डीलोकलाइजेशन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होने के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेट होना होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेट आ गया, जो है हम आगे जाके इसको हमारा एरोमेटिक यूज करेंगे। कंप्लीट कॉन्जुगेट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए। उसके साथ साथ और डीलोकलाइजेशन के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp और sp2 होना चाहिए। sp sp2 होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। समझ में आए? अब अभी आ गया कॉन्जुगेशन डीलोकेशन के पार्ट है। कॉन्जुगेशन हो कॉन्जुगेशन होगा तो sp और हाइब्रिड ऑर्बिट ऑर्बिट में, तो उसको हम डीलोकेशन बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया। उसको सारी एक बोल देते हैं, नहीं एक नहीं, सारी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेजोनेंस और डीलोकेशन डिफरेंस बता दिया। और कॉन्जुगेशन क्या है? डीलोकेशन को कॉन्जुगेशन तुम बोल सकते हो, डीलोकेशन के अंदर आता है कॉन्जुगेशन। अभी हो गया। तो कॉन्जुगेशन अभी शुरू होगा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन क्या वाला है? कॉन्जुगेशन है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल पैरेलल। दो कंडीशन बताऊंगा, वहां पर कॉन्जुगेशन तुम समझ जाओगे। पी ऑर्बिटल पैरेलल एक है, ऑल पी ऑर्बिटल, ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल
ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। दूसरी बात, परपेंडिकुलर नहीं होगा। दूसरी बात, ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। ऑल पी ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 और sp हाइब्रिड एटम होना चाहिए। हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। sp2 और sp हाइब्रिड एटम होना चाहिए। और ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या है, मैं समझने के लिए अभी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, हम तो बेंजीन बेंजीन डिस्कशन कर रहे हैं, अब बेंजीन को लेके हम समझते हैं। इसका पी ऑर्बिटल, हाइब्रिड पी ऑर्बिटल यहाँ पर है। यहाँ पर पी ऑर्बिटल 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 है। ये देखो, ये बेंजीन रिंग ऐसा ही ऐसे होता है। बेंजीन रिंग ऐसे प्लेन में रहता है, एक प्लानर स्ट्रक्चर है। तो उसका सारी देखो, ये पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे एक पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होगा तो क्या होगा, उस देखो यहाँ पर एक पैरेलल होगा तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कॉन्जुगेट होगा। समझ में कोशिश कोशिश करो थोड़ा। ये देखो, इधर पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड पी ऑर्बिटल। तो वहां पर देखो, ये ऊपर है, देखो ऊपर है, यहाँ पर देखो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होगा, हो पाएगा। कॉन्जुगेशन हो पाएगा यहाँ पर। मैं ये पी ऑर्बिटल को ऐसे रख लूंगा, हो पाएगा? बता, तुम बताओ, खुद तुम बताओ, हो पाएगा? अभी हो पाएगा? पैरेलल पैरेलल रख लूंगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसको हम, नहीं हो, परपेंडिकुलर रख लूंगा, ये परपेंडिकुलर है। देखो, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है भाई, नहीं हो पाता है। पैरेलल होना चाहिए, मोर सेटिस्फाई पैरेलल कंडीशन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। कॉन्जुगेशन का मेन मुद्दा ही यही है कि हमारा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होगा तो कॉन्जुगेशन होगा, नहीं तो नहीं। खत्म। उसके लिए sp2 और sp हाइब्रिड भी चाहिए। समझ में आ रहा है? sp2 sp हाइब्रिड है, उसके साथ साथ पैरेलल होना चाहिए p ऑर्बिटल। बस इतना। देखो यहाँ पर देखो, इंजन का देखो, ऊपर देखो, ये ऊपर में जैसे बता दिया कि ऊपर ऊपर यहाँ पर ऊपर सारे ऊपर है। इधर देखो, ऊपर ऊपर यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन क्लियर? नहीं और कुछ डाउट है तो बता। और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो तो क्या डाउट होगा क्या, मैं उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। तो हो गया क्या, कॉन्जुगेशन पार्ट खत्म हो गया कि ऐसे कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन क्या 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 कॉन्जुगेशन में कंडीशन भी मैंने बता दिया। कॉन्जुगेशन होने के लिए यहाँ पर बताया हूँ, देखो नेक्स्ट पिछले साइड वाले कॉन्जुगेशन बता दिया कि sp और sp हाइब्रिड आटम होना, हाइब्रिड आटम होना चाहिए। उसके साथ साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जो ऑल पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। क्लियर? तो चलो, अभी हम बताएंगे क्या, एक कंसेप्ट हो गया कि बेसिक नीड में एक पार्ट कॉन्जुगेशन पार्ट खत्म हो गया। कॉन्जुगेशन क्या वाला चीज है, ये खत्म हो गया। अभी जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के पास। किसके पास? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के पास। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने के लिए हमें अभी ट्राई करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है, कि हम जब बेंजीन और जैसे सारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ना, वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट आता है। नहीं उसको नहीं समझ पाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्यों एरोमेटिक स्टेबल हो गया, क्यों नॉन एरोमेटिक, और क्यों एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल हो गया। वो सारी चीजें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही पता चलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों मैं तो बोल दूंगा कि एरोमेटिक स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, क्यों है भाई, क्यों है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताएगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों है वहां पर जाके मैं बताऊंगा, जब क्लासीफाई करूंगा एरोमेटिक, नॉन एंटी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, वहां पर क्लासीफाई करूंगा, वहां पर बताऊंगा कि एंटी एरोमेटिक होमो एरोमेटिक के एक डिफरेंस बताऊंगा। तो क्यों
तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लेकर ही बताऊंगा क्यों ये स्टेबल की वो अनस्टेबल है। इसलिए मैं पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मैं यूज करूंगा उसको एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में जाके यूज करूंगा मैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को। इसलिए मैंने पहले से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिंपल असाइक्लिक, असाइक्लिक से शुरू करते हैं, उसके बाद साइक्लिक जाएंगे। मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आसान तरीका बताऊंगा, वहां से आप लिख सकते हो आसान तरीके। तो असाइक्लिक में सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, इथीन लेते हैं, इथीन, इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। देखो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना, उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है। तो हाउ टू ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तुम पूछोगे, मैं बताऊंगा कि तुम जितना एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे ना, उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। यहाँ यहाँ पर देखो एटॉमिक ऑर्बिटल दो है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक दो, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल तुम लोगे, वो वो उसके साथ कंबाइन करेगा, कंबाइन करके एक बॉन्डिंग बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जितना तुम लोग इस हिसाब से उतना बनेगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, ये इथिन, इथिन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक प्लस पेज में प्लस पेज, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये माइनस है, माइनस में, ये पर यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता है? मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जब सेम फेज इंटरेक्शन करता है, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव में तो डिफरेंट फेज, फेज क्या पता है, प्लस माइनस जो फेज कहते हैं उसको, डिफरेंट, डिफरेंट फेज। ठीक हो गया? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका हम ऐसे एक बॉक्स के तरह लिख सकते हैं। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एक बनाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पर देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब कॉन्स्ट्रक्टिव होता है ना, एनर्जी डिक्रीज करता है। जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एनर्जी डिक्रीज करता है। एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जो स्टेबलाइज होता है, जो एनर्जी इसका नीचे रहता है, ये एनर्जी जो इसका ऊपर रहता है, हाई रहता है, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो धीरे धीरे वो पता चलेगा, जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे पता चलेगा, पता चलते जाएगा। इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर रहे हैं, हो गया दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या यहाँ पर इथिन में दो पाई इलेक्ट्रॉन है। एक हो गया साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे और एक बताता हूँ, उसके बाद साइकिल के बताऊंगा। ये हो गया अलाइलिक कटायन, अलाइलिक कटायन है। ये इधर देखो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, देखो ना, एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इधर एक था, दो था, बस दो से दो बना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हो गया। तो देखो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बता दिए। इसके हिसाब से इसको भी हम देखेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, और एक
देखो अभी मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। जब तुम असाइक्लिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम बनाते जाओगे ना, तुम कैसे पता चलेगा क्या पर प्लस साइन देना है, क्या पर माइनस साइन देना है। तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो, तुम पहले पॉजिटिव दोगे, दोनों आखिर जो दोनों साइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का दो फर्स्ट और लास्ट दोनों को पकड़ोगे, दोनों से देखोगे। पहले एक पॉजिटिव और पॉजिटिव से शुरू करोगे, उसके बाद फिर पॉजिटिव अल्टरनेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ऐसे ही करके जाओगे। जब बेंजीन बेंजीन हेक्सेट्राइन का बताएंगे ना, हेक्सेट्राइन का असाइक्लिक मैं बता रहा हूँ, साइक्लिक के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। तो असाइक्लिक के लिए मैं बता रहा हूँ। साइक्लिक के लिए और एक क्रोस डायग्राम आएगा, मैं आगे जाके बताऊंगा उसको। हाँ, साइकिल का क्या कंसेप्ट रहता है कि जब तुम मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे ना, तो वो जब ये तो सिंपल है, पता चल जाएगा तुमको। मगर जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हेक्साट्राइन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, तो उसमें कैसे तुम पता चलोगे कौन सा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, कैसे इंटरेक्शन देखेंगे हमको, वो किसे उसको नोड देखेंगे, कहाँ पर डेस्टर पे इंटरेक्शन हो रहा है। इसलिए हम उसको अच्छा एक आसान तरीका है क्या कि जो फेज है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव फेज, फर्स्ट और लास्ट को ऑल्टरनेट करते जाओ, ऑल्टरनेट करते जाओ। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेट करते जाओ। ऑल्टरनेट करते जाओगे तो उसी आसान से पता चल जाएगा। और एक बात, और एक बात, इसको हम साई वन बोलेंगे, इसको साई टू बोलेंगे। यहाँ पर कितना नोड था देखो, यहाँ पर कोई भी नोड कहाँ होता है, जहाँ पर नोड क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होता है कि उसको नोड नोड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कहाँ पर ज्यादा कम होता है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, क्या हुआ, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो वो ज्यादा फूल गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो डिस्ट्रक्टिव को कैंसिल आउट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना था उसको कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, तो उसके नोड बोल दिए हम। तो इधर देखो, डिस्ट्रक्टिव बोला है तो एक नोड है इधर, इधर जीरो नोड है, नोड नहीं है इधर। इधर नोड, नोड जीरो है। इधर नोड कितना है, वन है। तो जहां पर रेस्ट्रिक्टिव होगा वहां पर एक नोड आएगा। पता चल रहा है नहीं, पता चल रहा है? थोड़ा 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 सबर रखो, आ जाएगा, पता पता चल जाएगा क्या क्या बता रहा हूँ। ये सारी चीजें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके समराइज कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने के लिए बहुत आसान तरीके से बताने, बस बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो डाउट होगा मुझे पूछ सकते हो। तो ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, तो यहाँ पर मैंने बोला कि साई वन होगा, ये साई वन होगा, ये साई टू होगा, ये साई थ्री होगा। ठीक है। तो साई वन साई टू साई थ्री हो गया। यहाँ और एक कॉन्सेप्ट, नोड। नोड कैसे तुमको पता पता लगेगा कि कितना नोड है, तुम एक ऐसा ट्रिक याद रख सकते हो कि नोड होता है असाइक्लिक में, भाई बता रहा हूँ असाइक्लिक में। साई साई वन साई टू साई होकर कितना साई एन तक जा सकता है। तो एन माइनस वन को हम बोल देंगे नोड। इधर देखो, ये इसको यूज करते हैं। इधर देखो, इधर साई वन था, साई वन था, तो वन माइनस वन कितना हुआ, जीरो, तो नोट जीरो हुआ। इधर देखो, इधर साई टू था, तो टू माइनस वन कितना, वन, नोड वन हुआ। इस हिसाब से, इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इधर नोड कितना होगा, जीरो होगा। नोड, नोड इधर जीरो है, इधर नोड कितना होगा, वन होगा, इधर नोड कितना होगा, टू होगा। नोड इधर टू होगा। तो कैसे होगा नोड वन और जीरो, वन और टू कैसे होगा? तो मैं पे और एक स्लाइड यूज करता हूँ। देखो, और एक बात बताता हूँ कि नोड जो है ना, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना होगा उतना नोड होगा। ये बात याद रख लो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जितना होगा उतना नोड होगा। तो इस हिसाब से हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते जाएंगे। ठीक है। देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड, एक वन बॉन्डिकुलर, यहाँ वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था,
वन एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल था। यहाँ पर वन था, यहाँ पर भी वन था, वन था। इधर देखो, इधर यहाँ पर अभी तक मैंने फेज नहीं लिया। यहाँ पर देखो, जीरो, यहाँ पर जीरो, जीरो नोड है, तो यहाँ पर नोड कोई भी नहीं है, तो हमको सारी सेम फेज में लेना है, तो पॉजिटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको देखो, इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव तो है, तो नेगेटिव में यहाँ पर देखो डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया? तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर देखो दो कंस्ट्रक्टिव है, तो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर देखो, एक 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 डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जहाँ वहाँ सेम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और सेम एंटी बॉन्डिंग होता है ना, उसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग, इक्वल नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, और ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ तो क्या होगा? वो बॉन्डिंग में जाएगा, और ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, और जो बराबर हो जाएगा तो नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो डिस्ट्रक्टिव है तो दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ इससे मैं अभी जो लिखा हूँ ना, एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैं प्रूव करता हूँ। देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड कितना है? दो। एक, देखो एक एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वहां पर देखो एक 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 एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वहां पर नोड कितना है? वन है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नोड कितना है? दो है। यहाँ पर जीरो, जीरो नोड है, तो जीरो एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये प्रूफ हो गया? नहीं प्रूफ हुआ? देखो, देखो, नंबर ऑफ एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नोड, प्रूफ कर दिया इसको। वहां पर ज्यादा एक पेज में अच्छा नहीं दिख रहा था, मैं इस पर इसको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये होगा। हम्म, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साई वन था, ये साई टू था, ये साई थ्री था। यहाँ पर नोड कितना था? नोड, यहाँ पर जीरो नोड था, यहाँ पर वन नोड था, यहाँ पर टू नोड था, यहाँ पर जीरो एंटी मॉलिक्यूलर, ये नोड है, ये नोड, जीरो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर वन एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर टू एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो। राइट, तो क्या होगा ना, एक बात याद रखना है कि साई वन साई टू साई थ्री इसे जाना है। ऐसे ऐसे हमको जितना एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, उतना मॉलिक्यूलर एटॉमिक बॉन्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल है, उतना हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल है उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसी हिसाब से तुम जितना भी एटम यूज कर रहे हो, उस इस हिसाब से उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दो। बनाने के बाद साई वन साई टू साई थ्री करते जाओ। साई वन साई टू करते करने के बाद नोड कैसे देखोगे कि पहला में साई वन में जीरो नोड आता है। कैसे? मैंने बता दिया कि ऑल फेज सेम फेज में होता है, तो ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो जीरो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो जीरो एंटी बॉन्डिंग है तो जीरो नोड है, तो नोड जितना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना है। तो साइड टू में जाओगे, साइड टू में जाओगे, तो वहां पर देखोगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव रखोगे, नहीं यहाँ पर नेगेटिव है,
ये नेगेटिव यहाँ पर क्या रखोगे? ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव रख लो। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक डिस्ट्रक्टिव, एक एंटीबॉडी, एक बॉन्डिंग। तो एक एंटीबॉडी, एक बॉन्डिंग म्यूचुअल, उसको हम नॉन बॉन्डिंग बोल देते हैं। समझ में आया? तो एक एक एंटीबॉडी में एक नोड है, एक नोड है। तो दो एंटीबॉडी आ गया तो दो नोड है। ये दो एंटीबॉडी कैसे आया? ना यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। तो ये देखो, यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये भी डिस्ट्रक्टिव हुआ। तो दो एंटीबॉडी बन गया ना। मैं बोला था कंस्ट्रक्टिव में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनता है, डिस्ट्रक्टिव में एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ऐसे हो गया, बस खत्म। इसको हम असाइक्लिक में ड्रा कर सकते हैं, असाइक्लिक में। और एक इसको जब हम यूज किए, अभी अभी जो यूज किए ना, उसको हम अप्लाई करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेके अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो ब्यूटाडाइन लेते हैं। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन ले लिए। तो ब्यूटाडाइन लेने के बाद इसे चार देखो, ये एक, एक मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, दो, तीन, चार, चार है तो हमको चार बनाना है। समझ में आया? चार बनाना है, एक, दो, तीन, चार, चार बनाना है। तो चार बनाएंगे। मैं जैसे बताया हूँ, कॉन्सेप्ट को यूज करो, खुद पहले करो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, पॉज करके तुम करो। ठीक है? नहीं समझ सॉल्व हो रहा है तो आंसर देखो। ब्यूटेराइन का बना रहे हैं हम, ब्यूटेराइन का बना रहे हैं तो देखो, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते जाओ। बना देंगे। तो इसको साई वन, साई टू, साई थ्री करके जाओ। साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर। मैंने बताया था कि पहला में सब सेम, जो पहला और आखिरी को पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट करते जाओ। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, ये बार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करते जाओ। करते करते के करते करने के बाद, उसके बाद मैं बोला था कि पहला में, जो पहला साइवान में जीरो नोड होता है। यहाँ पर नोड लिखो, नोड लिखो, नोड लिखोगे। नोड लिखने से मैं बताया था कि नोड कितना होता है, एन माइनस वन होता है नोड। नोड होता है कितना? एन माइनस वन। एन क्या, ये जो साई वन हो गया, साई टू हो गया, ये जो एन हो गया। तो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस वन थ्री। तीन नोड हो गए। तो मैं बताया था कि जितना नोड होता है उतना एंटीमोनी मोलिकुलर होता है, एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ जीरो जीरो नोड है, तो हमको जीरो एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल दिखाना है। जीरो में कैसे कैसे होगा? सब जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो जी मोलिकुलर ऑर्बिटल सब बनेंगे। बॉन्डिंग 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 मोलिकुलर ऑर्बिटल, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो हमको सेम फेज में रखना होगा। ये तो हमको ये तो हमको हम कॉन्सेप्ट पता पता चल रहा है कि कैसे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। मैं इसलिए मैंने सारी चीजें बता दिया कि नोड हमको कैसे नोड फाइंड आउट पहले करना है। उसके बाद नोड फाइंड आउट करने के बाद, उसको बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखो, जीरो एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर वन एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो है ना, ये जो नोड के बराबर है, यहाँ ये इक्वल एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आया अभी? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। तो साई वन, साई टू, साई थ्री, साई थ्री, साई फोर करते गए। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। उससे बाद यहाँ पर जीरो, जीरो नोड है, जीरो एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो सारी देखो कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ पर तीन, तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। क्या हो गया? तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जीरो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन एंटी बॉन्डिंग करना है, कैसे एंटी बॉन्डिंग करेंगे ये पता चल जाएगा, बेस चिंता मत करो। यहाँ पर पॉजिटिव लो, यहाँ पर नेगेटिव लो। ये नेगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव,
ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव। देखो आ गया एक एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव। तो एक एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आया। दो कंस्ट्रक्टिव तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटीमोनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस हिसाब से इसको करो। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पर पॉजिटिव, ये दो मॉलिक हम दो एंटीमोनी करना है अभी। दो नोड है ना, दो एंटीमोनी करना है, कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव लो इधर, नेगेटिव लो, एक एंटीबॉडी ये हो गया। यहाँ पर नेगेटिव फिर लो, ये भी एक एंटीबॉडी हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव। तो देखो दो दो डिस्ट्रक्टिव, तो दो एंटीबॉडी मोलिकुलर का। इसको देखो तीन बनाना है। तीन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये भी डिस्ट्रक्टिव, तीन एंटीबॉडी मोलिकुलर। हो गया खत्म। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है। थोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना थोड़ा, पढ़ने के लिए थोड़ा जोश बना रहना चाहिए। बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है मतलब। आशा के लिए सभी को हो गया। ऐसे भी तुम होमवर्क देता हूँ तुमको, किसका बनाना है, होमवर्क देता हूँ। होमवर्क, सॉरी, होमवर्क देता हूँ एग्जैक्ट टाइम का। जैसे कॉन्सेप्ट बताया हो, ऐसे एक दो तीन चार, दो चार, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताया ऐसे ऐसे करके होमवर्क कर 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 तुम देख सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बता दूंगा। तो हो गया, एग्जैक्ट करने का हम एग्जैक्ट करने में बता सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हो। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्यों यूज है एरोमेटिक में, तुम पूछोगे क्यों यूज है, इसको क्यों बता रहे हैं? ये तो सारी हम पढ़ते हैं। हो गया क्या बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। इसको क्यों आप यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर यूज है भाई? मैं इसलिए तो इतना बता रहा हूँ, इतना सारी चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई। इसको तो बहुत लॉन्ग में पढ़ाते हैं, मैं शॉर्ट में उसको बता रहा हूँ। सारी चीजें भी बता रहा हूँ, इससे बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सारी चीजें बता रहा हूँ, कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के आसान तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो एक वीडियो में ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, ये हो गया होमवर्क, हो गया होमवर्क। इसको करेगा तुम, करके करके लाओगे। अभी चलो, अभी आशा के लिए का खत्म हो गया। तो आशा के लिए कैसे बनाना है मैं बता दिया। ठीक है, आशा के लिए कोई डाउट नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी साइकिलिंग में जाएगा। साइकिलिंग में पहले एक बना कर देखेंगे, उसके बाद एक आसान तरीका जो एक बाबा ने दिए थे, क्रॉस बाबा, उनको देखेंगे। साइकिलिंग में एक पहले लेते हैं, एक साइक्लो प्रोपाइल का टाइम का लेते हैं एक, लेते हैं। देखो यहाँ पर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक दो तीन, तीन एटॉमिक है, तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो तीन बनाओ। ये मैं कैसे सेम एनर्जी में बना दिया है, उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक- यहाँ पर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, सारी तो पहले फेज सेम फेज में रखना है। देखो ये कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव। तो आप यहाँ पर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उतना ही पहले में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, मगर यहाँ पे डिफरेंस देखो। आसाइक्लिक के हिसाब से, आसाइक्लिक में देखो, यहाँ पर देखो चार एटॉमिक ऑर्बिटल है, मगर तीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा था पहला। देखो ये पहला में देखो एक दो तीन, तीन बन रहा था, -1 हो रहा था, मतलब एक कम हो रहा था। मगर साइक्लिंग में कम नहीं होता है, जितना होता है साइक्लिंग में, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतना पहला में साइवान में, साइवान में, ये साइवान, साइवान में, साइवान में उतना ही बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है।
उसके बाद नोड नोड कैसे डिसाइड करोगे, वहां पर नोड कैसे डिसाइड कर रहे थे, प्लस वन फैक्टर से इंक्रीज कर रहे थे, जीरो था वन था, ऐसा क्लियर में देखो दिखाता हूँ। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और तब तक दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, प्लस वन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लस वन इंक्रीज हुआ, फिर प्लस वन में इंक्रीज हुआ, फिर प्लस वन में इंक्रीज हुआ, प्लस वन यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे, तो नोड इंक्रीज होता है जा रहा है प्लस वन में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस टू में इंक्रीज होता है, यहाँ पर जीरो, जीरो नोड है ना, देखो नोड कुछ नहीं, जीरो नोड है, यहाँ पर आएगा ना दो नोड आएगा। तो ये याद रखना है। हाँ साइक्लिंग में प्लस वन में इंक्रीज होता है नोड, यहाँ पर प्लस टू में इंक्रीज होता है नोड। ठीक है। और एनर्जी सेम क्यों है, ये दोनों एनर्जी सेम क्यों है, ऐसे कैसे क्यों बता दिया, क्यों अभी पता चल जाएगा, और फ्रॉस्ट बाबा के हिसाब से ही पता चल जाएगा। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव लोग को एक नेगेटिव तो लगा लेना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। देखो ये इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव है, इसके बीच में कंस्ट्रक्टिव है, और इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव है। ये हिसाब से इसको भी तुम नेगेटिव लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, ये भी एक सेम आएगा, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये भी डिस्ट्रक्टिव है। तो दो डिस्ट्रक्टिव, देखो दो स्ट्रक्चर में देखो सेम आ रहा है। मैं दो, एक बार दो पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, और एक बार दो नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, दोनों में सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दो कंस्ट्रक्टिव आ रहा है, एक, नहीं नहीं, दो डिस्ट्रक्टिव आ रहा है और एक कंस्ट्रक्टिव आ रहा है। तो दो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, दो एंटी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल कितना हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाएगा, ओवरऑल इसको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। वन एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचेगा, ओवरऑल इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। इधर इसको देखो, तीन बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही पता चलता है कौन एंटी बॉन्डिंग है, कौन बॉन्डिंग है, कौन नॉन बॉन्डिंग है। जहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर होगा वहां पर नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा, जहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होगा वहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। देखो नोड कैसे पता चलेगा, देखो, दो 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 एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, तो दो नोड है। मैं बोला था जितना एंटीमोनी मोलिकुलर होगा उतना नोड होगा, बस सिंपल फॉर्मूला। मतलब मगर याद रखना यहाँ पर प्लॉट टू फैक्टर में इंक्रीज होता है। ठीक है, साइकिलिंग में सारी क्लियर, तो साइकिल में कोई दिक्कत, साइकिलिंग में आसान तरीके में बताता हूँ। ये तो हो गया एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर तुमको बताया। अभी आसान तरीका क्या है, कैसे मैं सेम एनर्जी में बता दिया, मैंने तो क्यों मुझे बनाकर नहीं देखना पड़ा कि सेम एनर्जी में कैसे बता दिया, अभी पता चला है। सॉरी। एक बाबा थे फ्रोस्ट, फ्रोस्ट बाबा, फ्रोस्ट डायग्राम इसको कहते हैं। ये फ्रोस्ट डायग्राम यूज करके हम सारी साइक्लिक फॉर्म का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। सारी तो नहीं कर सकते मगर मैक्सिमम का हम बता सकते हैं। उसमें फ्रोस्ट क्या कहते हैं, जो अपेक्स होता है ना, अपेक्स, apex of cyclic ring, always try to always try to try to always try to downward, to to place down downward 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 of the cycle, downward of the ring actually। मैं बताता हूँ, देखो एक फर्स्ट लॉ के हिसाब से एक रिंग लोगे तुम, रिंग लोगे तो जितना भी साइक्लिक कंपाउंड है उसको तुम क्या करोगे, जैसे एक एग्जाम्पल अभी लिए थे ना, तो एग्जाम्पल देखो, साइकिल को पहले हम कटाएंगे। देखो जैसे देखो, तो जो भी लोगे ना उसका अपेक्स, तो उसका जो अग्रभाग कहते हैं उसको, उसको नीचे की तरह रखना है, किस तरह, नीचे की तरह, एक रिंग के नीचे की तरह रखना है। ठीक है, इसको याद रखो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक साइक्लो पेंटा डाई नाइन कर लेंगे। देखो इसको देखो, ये भी देखो ऐसे नीचे की तरह रहा, इसका अपेक्स नीचे की तरह रहा। बेंजीन का देखोगे तो देख लो, एक साइक्लोब्यूटेन का देखो। ये देखो, देखो ये जुड़ेगा। तो इसके देखो ये भी नीचे की तरह, सब नीचे की तरह अपेक्स रहना चाहिए थोड़ा सा के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद तुम उसको लिख सकते हो। पहले नेक्स्ट लाइन में यूज करता हूँ। हम्म, हम्म, देखो लेट एग्जाम्पल, लेट टेक एन एग्जाम्पल। ब्यूटेराइड ले लो, ये जो साइक्लोब्यूटेराइड ले लो, ये साइक्लोब्यूटेराइड हो गया। थोड़ा रुको, ब्यूटेराइड हो गया। उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैंने बता दिया, एक कॉन्सेप्ट बताया। फ्लोर डायग्राम क्या बोलता है कि सारी अपेक्स को नीचे की रखा, ये एक बात याद रखो, और ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने अभी बता दिया कि ब्यूटेराइड कैसे बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाकर इसका एनर्जी इतना करने की जरूरत नहीं, इसका हिसाब से बस देखो। इसको रिंग को पकड़ो, रिंग देखो, रिंग को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने जैसे बताया था, ये मीडियन हो गया ना। इसका देखो, यहाँ पर एक 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 देखो, इधर एक सेम एनर्जी में तो एक बना दिया। यहाँ पर देखो दो है, तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम एनर्जी में, तो दोनों में दो लिख दिया, इसमें क्या वही बात है। तो देखो इसको देखो, इसमें एक है तो एक है, बस। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, दो, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे बनाते हैं हम। एरोमेटिक में यूज करने के लिए बस इतना इतना हमको चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर जाएंगे तो और बहुत सारे कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी चार में बना सकता हूँ, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, मगर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत अभी नहीं। तो इसको अभी बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना है। यहाँ पर जीरो, मैंने बताया था कि नोड कैसे इंक्रीज करना है, नोड जीरो नोड, उसके बाद यहाँ पर टू नोड होगा, और वहाँ पर उसके बाद चार नोड होगा, ऐसे जीरो, उसके बाद टू, चार, ऐसे प्लस टू फैक्टर में इंक्रीज करते जाओ। तो इसी हिसाब से यहाँ पर कितना, चार, चार बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, जीरो एंटी बॉन्डिंग। अब दो नोड है तो दो एंटी बॉन्डिंग, और दो बॉन्डिंग, तो दो बॉन्डिंग। यहाँ पर चार नोड है तो चार एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, जीरो जीरो बॉन्डिंग। ठीक है, ये सारी एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग है वो, और इसको नोड भी कह सकते हैं, और नोड, ये सारी। ठीक है, ये चार बॉन्डिंग है, ये जो है बॉन्डिंग है, ये चार बॉन्डिंग है, दो बॉन्डिंग है, जीरो बॉन्डिंग है, ये जीरो एंटी बॉन्डिंग है, दो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, चार एंटी बॉन्डिंग है, ये नोड है। तो पता चल गया कि कैसे बनाते हैं हमको, डायग्राम बनाते हैं कैसे हमको, साइक्लिन में मोलिकुलर में डायग्राम बनाते हैं, साइक्लिन में कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है तो, शायद पता चल रहा है, मुझे तो लगता है ऐसा है। क्योंकि इतना आसान से और कोई बताएगा क्या, बताएगा क्या, बताओ ना। और देखो इसको, इसको तुम चाहो तो मैं तुमको बता सकता हूँ, इसका डायग्राम बनाकर भी बता सकता हूँ तुमको। हमने ये क्लासिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन उसके बाद जाएंगे। हम्म, देखिए इसका साइक्लोब्यूटेरिन है,
बनाकर बताता हूँ तुमको। नहीं तो तुम समझ में, जैसे जैसे मैंने साइक्लो प्रोपेन का बनाया था, साइक्लो प्रोपाइल का प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनाया था ना, ऐसे एक साइक्लो ब्यूटेनाइन का बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार बनेगा। चार बनेगा मतलब दो सेम एनर्जी बना। एनर्जी कैसे सेम आएगा, पता चल रहा है था किससे पता चला? फ्लोर डायग्राम से पता चलेगा एनर्जी कहाँ सेम आएगा, क्या ऊपर आएगा, कहाँ नीचे आएगा, पता चलेगा फ्लोर डायग्राम से। तो ठीक है, मैं आगे जाके उसको भी यूज करूंगा कहाँ पर, जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जब डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये सारी चीजों को याद करूंगा। अभी थोड़ा उसको समझ कर चलो, जितना समझ में आ रहा है समझो, और जितना नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाले, कोई दिक्कत का कोई बात नहीं, क्योंकि इसको जाके हम बस यूज करना है, इतना इसका यूज नहीं, इसको नहीं पता चलेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको यूज करेंगे तो फील आएगा। मेरे बात समझने की कोशिश करो, मैं क्वेश्चन करूंगा तो देखोगे कि एक एक क्वेश्चन होते जाएगा, इसका भी कोई नीड शायद नहीं पड़ सकता है, मगर क्या है ना, हम फील करना है क्यों एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, क्यों एरोमेटिक स्टेबल है, तो इसलिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसलिए मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, ये चार चार बना देंगे। एक, दो, तीन, चार। देखो, ये दोनों सेम में आएगा, मगर मैंने अभी इसको डिफरेंट में बनाता हूँ, मगर ये सेम पे आएगा, ये दोनों सेम में एनर्जी में आएगा, दोनों सेम एनर्जी में आएगा। ठीक है, ये ऊपर आएगा। ठीक है, कैसा था कि उसको हम देखते हैं अभी, वो फंक्शन में जो उसका मोलिकुलर डायग्राम कुछ नहीं भाई, ये मैं जो बताया था पहला में, तो बता दिया कि जीरो बॉन्डिंग, जीरो एंटी बॉन्डिंग रहेगा, फोर बॉन्डिंग मोलिकुलर रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जीरो नोड है, मैंने बताया था, याद रखो। जीरो नोड जहाँ होगा, यहाँ पर फोर बॉन्डिंग मोलिकुलर होगा। फोर फोर बॉन्डिंग कैसे होगा, सारी सेम फेज रहना पड़ेगा। तो वहां पर ऊपर जाओगे तो टू नोड हो जाएगा। टू नोड कैसे होगा, तो दो, जब तुम उसको दो ऑपोजिट डिस्ट्रक्टिव करोगे तो दो नोड बनेगा ना, दो एंटीमोनी बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ देखो, क्या करने से यहाँ पर दो एंटीमोनी बन सकता है। ये पॉजिटिव लो, ये नेगेटिव लो, ये नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो पता चल गया, ऐसे ही इसमें भी ऐसे करके तुम ये नेगेटिव लो, ये नेगेटिव लो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लो, ये पॉजिटिव लो। देखो, ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव आया, ये नेगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव आया। तो ये दोनों में क्या क्या आया, दो डिस्ट्रक्टिव, दो कंस्ट्रक्टिव। समझ में आया? तो वो दो डिस्ट्रक्टिव दो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, वो नॉन बॉन्डिंग। मैं बोला था, जब डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सेम हो जाएगा तो उसको नॉन बॉन्डिंग बोल देंगे, बस खत्म। इसलिए दो दो डिस्ट्रक्टिव मतलब दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब दो नोड। यहाँ से पता चल रहा है, प्रूव हो गया, दो नोड। ऊपर जाओगे तो यहाँ पर चार नोड है। चार नोड कैसे होगा, तो चार एंटीमोनी बनाना है, चार एंटीमोनी बनाओ, क्या दिक्कत। देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, बस। ये डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, चार नोड, चार एंटीबॉडी मोलिकुलर ऑर्बिटल, खत्म। इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसे ही बनाना है। सारी चीजें आ गया, अभी समराइज करूंगा, समराइज करूंगा या समझ में आ गया? ये समराइज एक बार कर देते, समरी, समरी, एक समरी तो बनता है ना, इतने सारी चीजें। कॉन्जुगेशन मैंने तो बता दिया पहले। रेजोनेंस एक होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या है कि एक एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर काम नहीं आता।
काम आता है मगर इतना इफेक्टिवली काम नहीं आ पाता है कभी कभी। तो इसलिए हमको उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर उस कैनोनिकल फॉर्म बनाकर वो हम उसको डिस्कस करते हैं फॉर द प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉलिक्यूल का। तो इसलिए हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के लिए डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई पाई बॉन्ड का। तो डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मैंने डिफरेंस बता दिया कि डीलोकलाइजेशन हमेशा delocalization, all delocalization are resonance, but all resonance are not may or may not be delocalization। वहां पर मैं एक बताया था एग्जाम्पल लेके कि all delocalization are resonance, but all resonance may be delocalization, no may not be। ठीक है, वहां पर डिफरेंस थोड़ा है। उसके बाद डीलोकलाइजेशन अंदर आते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो वहाँ उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए डीलोकलाइजेशन होने के लिए। तो वहां पर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आटम होना चाहिए। तो वो बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्जुगेशन होने के लिए कंडीशन क्या था कि वहां पर पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। मैंने ऐसे बताया था कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, मेरा फोन ले लो। तो बेंजीन मॉलिक्यूल का ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल। तो वो दो पी ऑर्बिटल का पैरेलल पैरेलल जब रहेगा ना, वहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है। जब परपेंडिकुलर कर दोगे कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। ये बताया था वहां पर कॉन्जुगेशन में। उसके बाद क्या आया, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में आसाइक्लिक बताया, साइक्लिक बताया। आसाइक्लिक में क्या रहा है, क्या बताया कि साइक्लिक क्या बताया, थोड़ा सा डिफरेंस है आसाइक्लिक साइक्लिक में। असाइक्लिक में तुम जब साई वन साई टू करते जाओगे ना, वहां पर जीरो नोड पहले आएगा, उसके बाद प्लस वन प्लस टू प्लस टू, प्लस वन में फैक्टर में इंक्रीज होगा नोड। मैं समरी में बताता हूँ अभी। प्लस वन फैक्टर में इंक्रीज होगा। साइकिलिंग में क्या होगा, साइकिलिंग में जीरो होगा, प्लस टू होगा, प्लस फोर होगा, प्लस सिक्स होगा, ऐसे प्लस टू में इंक्रीज होते होते जाएगा। ठीक है। और जितना नोड होगा उतना एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये बात याद हो गया कि जितना एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनोगे उतना तुमको नोड चाहिए। उस हिसाब से तुम पॉजिटिव और असाइक्लिक साइक्लिक में बताता हूँ। असाइक्लिक में तुम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आसानी से बता बनाना है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का ये फर्स्ट और ये लास्ट है, उसको पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट साइड साइड ये साइड वन हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, साइड टू में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दो लास्ट जो लास्ट फेज होता है ना, उस फेज को, वो दो फेज को ऑल्टरनेट करते जाओ। पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे करते जाने के बाद तुम नोड देखो कितना नोड है। पहला जीरो नोड है, उसके बाद वन नोड है, उसके बाद टू नोड है। वो नोड को फिर एंटीमोनी से कंपेयर करो। जीरो नोड है, जीरो एंटीमोनी है, एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है। वन नोड है, वन एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो उसके कंपेयर कर लिया। उसके कंपेयर करने के बाद कितना एंटीमोनी मोलिकुलर ऑर्बिटल आ गया, उस हिसाब से तुम फिर जो रेस्ट साइड फेज को उसको तुम उसको फिट करो। ऐसे इतना एंटीमोनी आएगा, फिट कर लिया। उस हिसाब से तुम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। कितना आसान टॉपिक है। और फिर तुम जब साइक्लिक में आओगे, साइक्लिक में क्या हो गया, थ्रॉस डायग्राम होता है। तुम थ्रॉस डायग्राम में एक रिंग बनाओगे, रिंग के अंदर तुम अपेक्स को नीचे लाओगे। रिंग रिंग बनेगा, अपेक्स नीचे रहेगा। अपेक्स नीचे रहने के बाद जो सेम एनर्जी में रहेगा, सेम एनर्जी में उसको सेम बना दोगे। जो नीचे रहेगा बॉन्डिंग हो रहेगा, और ऊपर जो रहेगा एंटी बॉन्डिंग रहेगा। और एक बार बताता हूँ तो देखो, ये देखो ये हो गया। यहाँ पर जो हो गया ना, ये क्रॉस डायग्राम में ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो होता है ये नॉन बॉन्डिंग में रहता है। और ये इसके नीचे जो होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर रहता है। उसके ऊपर जो रहता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर रहता है। ठीक है, अभी आंसर क्लियर। इसके जो रिंग के जो देखोगे बीच में, जैसे यहाँ पर ब्यूटाडाइन ले लो। ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन के ये है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी फॉरेस्ट डायग्राम भी पता चलेगा कि आप फॉरेस्ट डायग्राम कैसे होता है। फॉरेस्ट डायग्राम इसी से तुम बेंजीन को बता सकते हो, और दूसरी चीज को भी तुम बता सकते हो। और फर्स्ट डायग्राम यूज करके वहाँ हम जाके आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि कैसे यूज करके हम एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का स्टेबिलिटी बता सकते हैं। वो जाके हम डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करो। तो ठीक है, अभी पता चल गया ना कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो पता नहीं चला तो मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करने के लिए। तो अभी हो गया। थोड़ा डायग्राम ऐसे बनता है कि तुम जीरो जीरो यहाँ पर देखो नोड,
यहाँ पर नोड जीरो नोड है, उसके बाद टू नोड हो गया, उसके बाद फोर नोड, जैसे प्लॉट टू फैक्टर में इंक्रीज करते जाओ। और जितना नोड है उतना एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एंटी बॉन्डिंग लिखो, उसके बाद बॉन्डिंग आप ही आप आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही चीजें याद रखो। समरी है, बस समरी कर दिया। समरी में क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले तो समरी में तो पहले बता दिया कि कॉन्जुगेशन बता दिया, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी बता देगा समरी। नंबर ऑफ एंटीमनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद असाइक्लिक के लिए और साइक्लिक के लिए मैंने तो इसको तो डिफरेंशिएट तो कर लिया ना। असाइक्लिक, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक के लिए नोड नोड लॉस वन फैक्टर इंक्रीज इंक्रीज करते रहेगा। यहाँ पर नोड प्लस टू फैक्टर में इंक्रीज करते रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पर भी नोड नोड के बराबर होगा एंटीमनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर भी नोड के बराबर होगा एंटीमनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और जब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ज्यादा होगा एंटीमनी से, तो उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जब बराबर होगा जब बराबर होगा उसको नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे। जब ये ग्रेटर देन होगा एंटी बॉन्डिंग, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जब एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बोल देंगे, और जब बराबर होगा नॉन बॉन्डिंग बोल देंगे उसको। जब और जब उसको ज्यादा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो उसको एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे। यही सारी कॉन्सेप्ट था, यही तो था ना। और क्या? एक वीडियो में इतना सारा बताना मुश्किल होता है, मगर मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा है। और तुमको समझ आएगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये और क्या डाउट रहेगा कि उसको इंक्रीज करना है। ठीक है। और कोई डाउट है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम लेके? चिंता मत करो, जब भी समझ नहीं आ रहा है मैं आगे जाके फिर भी इसको यूज करूंगा, वहां पर समझ आ जाएगा। तो वो फिक्र मत करो, हो जाएगा। ठीक है। अभी जाते हैं, हमारा मेन मुद्दा पे जाते हैं। क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। सारी सारी चीजें कंसेप्ट हो गया। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बता दिया। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बता दिया। साइकिल का बता दिया, साइकिल का बता दिया। ये सारी हम भी यूज करेंगे। ये जो सारी अभी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, ये सारी यूज है, ये सारी क्वेश्चन सवाल में आता है। वो तो आता है बार, कभी कभी आता है, मगर उसका यूज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम फील कर सकते हो कि क्यों एरोमेटिक स्टेबल है, क्यों एंटी अनस्टेबल है। इसलिए इसका जरूरत बहुत है। तो उसको थोड़ा और एक बार देखना, कहाँ मैंने बताया, क्या क्या बताया, जो सारी आसान तरीका बताया उसको भी देखना, पता चल जाएगा। ठीक है। अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है, एक होमो एरोमेटिक है, एक क्वासी एरोमेटिक है। ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं, ये तीनों को तो हम पढ़ते हैं। मगर ये दो चीजें थोड़ा नया है, और इसको भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, होमो और क्वासी एरोमेटिक को। ठीक है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा समरी कर देता हूँ, समरी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद एक डिटेल उसको पोस्टमार्टम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। आज थोड़ा उसको जैसे बता देता हूँ कि क्या होता है ये सब चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करके बताएंगे। ठीक है। वेट करते रहना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अच्छे से घर देखेंगे, बुक बुक से पढ़ लेना, जेडी मैथ से। और कोई बुक भी पढ़ सकते हो तुम, और कोई कुछ कुछ भी बुक पढ़कर नॉलेज गेन कर सकते हो। तो एरोमेटिक, तो एरोमेटिक मैंने पहले बताया था, केमिकल के हिसाब से एरोमेटिक क्या है। उसको वो साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट प्लानर होना चाहिए, तो एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन।
कंप्लीट कॉन्जुगेशन। रिपीट कॉन्जुगेशन। ये तीनों चीजें हो गया एरोमेटिक। उसके बाद फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करना चाहिए। फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये सारी चीजें आगे जाके वो सारी चीजें डिस्कशन होगा। मैं थोड़ा अभी बता दे रहा हूँ कि क्लासिफाई कर दे रहा हूँ ये चीजें। मैं आगे जाके उसको एक एक करके एरोमेटिक को एक एक करके पढ़ेंगे। एंटी एरोमेटिक को अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्यों एंटी एरोमेटिक बहुत बदमाश है। वो क्यों एक जगह रहने के लिए कोशिश नहीं करता है। जैसे तुम घर घर एक बदमाशी बच्चों को छोड़ दोगे वो ऐसे इधर उधर भागता रहेगा। ऐसे एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक। वो खुद कब अकेला रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ कर बैठूं। इतना अनस्टेबल है कुछ कर बैठूं। खुद के साथ वो डायमरेज कब हो जाता है। और कुछ खुद के साथ रूम टेम्परेचर में ही वो डायमरेज होता रहता है। एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल है। और बैठता नहीं है किधर। इतना अनस्टेबल जैसे घर एक बच्चा बैठता नहीं वो इधर इधर भागता रहता है। एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? एरोमेटिक क्यों इतना अनस्टेबल है? एरोमेटिक इतना स्टेबल क्यों है? एंटी एरोमेटिक इतना अनस्टेबल क्यों है? सारी चीजें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से डिस्कशन करेंगे। चिंता मत करो सारी चीजें कंसेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन में लाऊंगा। ये क्वेश्चन के लिए चिंता मत करो। वो सारे क्वेश्चन ये यूं ही हो जाएगा। तुम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा। वो बात बड़ी बात नहीं है। तो वो साइकिल का हो गया। हम्म। ये एंटी एरोमेटिक की सारी कंडीशन सेम रहेगा। जो साइक्लिक प्लानर कंप्लीट कॉन्जुगेशन सारी सेम रहेगा। मगर ये हमें ये सारी सेम 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 रहेगा। यहाँ पर बात डिफरेंस क्या हो जाएगा? फोर एन प्लस टू या फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन। फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर डिफरेंस हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल दे देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो ये टू इलेक्ट्रॉन है। तो फोर इंटू जीरो प्लस टू हो गया ना टू इलेक्ट्रॉन। इधर देखो फोर इंटू वन फोर। तो फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये फोर इंटू वन। तो एन के कीमत में बताया था एन जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। तो एन में बताया था एन जीरो वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हैं। जीरो वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हो। इसी हिसाब से फोर यहाँ यहाँ पर यूज किया जीरो। तो टू हो गया यहाँ पर फोर वन फोर हो गया। ठीक है। यहाँ फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा ये फोर एन प्लस टू करेगा। यहाँ इतना डिफरेंस है। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है? साइक्लिक तो होता ही मगर कंप्लीट प्लानर नहीं होता है। नॉन प्लानर होता है। नॉन एक प्लेन में नहीं रहता है। और कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन कैसे? प्लानर नहीं रहेगा तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा भाई? वो मैं बताया था ना। कॉन्जुगेशन होने के लिए सारी एक प्लेन में होना चाहिए और एक सारी पी ऑर्बिटल एक पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। नॉन प्लानर का साइक्लिक होगा। नॉन एरोमेटिक इसका एग्जाम्पल ले लो एक। ये हो गया। यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिड है। sp3 ये सारी चीजों के लिए ये दोनों के लिए sp2 और sp हाइब्रिड होना चाहिए। सारी चीज सारी एटम sp और sp2 ये चाहिए दोनों के लिए। यहाँ पर एक sp3 तो आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये नॉन नॉन प्लानर हो गया। नॉन प्लानर तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो होमो एरोमेटिक कॉन्सिमरिटी ये क्या वाला है? ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। होमो एरोमेटिक कॉन्सिमरिटी। होमो एरोमेटिक में क्या होता है? बाई बाईपास जानते हो? बाईपास बाईपास जानते हैं बाईपास कैसे एक बाईपास करते हैं। जैसे ही होमो एरोमेटिक होता है कॉन्जुगेशन होता रहता है मगर एक sp3 हाइब्रिडाइज को बाईपास करता है वो। मैं sp3 हाइब्रिडाइज एटम होने के बाद भी वो कॉन्जुगेशन करता रहता है। मगर मैंने बताया था नॉन आगे जाके उस सारी चीजों को मैं बताऊंगा एक एक करके बताऊंगा। अभी थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ। थोड़ा क्या चीज है बता दे रहा हूँ। उसके जाके आगे एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। तो नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम में जब आ जाएगा ना तो हमारा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मगर देखो होमो एरोमेटिक sp3 हाइब्रिड होने के बाद भी वो कॉन्जुगेशन हो पाएगा वहां पर। यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो, ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, मगर फिर भी ये कॉन्जुगेशन होता रहेगा। कि कैसे होता रहेगा ये हम देखेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये भी होमोएरोमेटिक में जाएगा। ये भी, ये इतना एरोमेटिक जितना स्टेबल नहीं है, मगर ये स्टेबल है। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से बहुत स्टेबल है ये होमोएरोमेटिक। उसके बाद क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक में क्या होता है ना, क्वासी एरोमेटिक फिर भी दो टाइप हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वासी एरोमेटिक हमको एक फ्यूज रिंग में देखना है, और एक फ्यूज रिंग में देखना है। दूसरा फिर हमको एक से कार्बोनिल हो गया, कुछ ऐसे वाला सिस्टम, ऐसे वाला सिस्टम, इसमें क्वासी एरोमेटिक हम देखेंगे, आगे जाके डिवाइड करेंगे। ये मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे ऐसे होता है। आगे जाके ये सारी चीजें डिस्कस होगा। तो फ्यूज रिंग में एक एग्जाम्पल, जैसे ये जैसे हो गया, इसको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये हो गया, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये अभी एरोमेटिक, टू इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाइड। फोर में हॉकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हॉकेल रूल, ये देखो, ये टू इलेक्ट्रॉन है, ये भी हॉकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। हॉकेल, एक मिनट, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम और यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो, ये टू इलेक्ट्रॉन है, ये फोर एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, हॉकेल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसलिए वो एरोमेटिक कैरेक्टर में आ जाता है, या इसको एरोमेटिक हम बोल सकते हैं, होमो एरोमेटिक को। कंप्लीट एरोमेटिक जैसे स्टेबल नहीं है, मगर स्टेबल है। ये जो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इससे ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह हमको होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक हो गया। क्वासी एरोमेटिक तो मैंने तो बता दिया, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है क्वासी एरोमेटिक में। देखो, डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव नेगेटिव में चार्ज है पहले समय। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस, जितना चार्ज होता है उतना डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा चार्ज है। चार्ज क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। देखो यहाँ पर फोर एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करके सेटिस्फाई हो रहे हैं हॉकेल, तो इसलिए वो चाह रहा है कि हाँ पॉजिटिव में बन जाओ, पॉजिटिव बन जाऊंगा तो कुछ दिक्कत मेरा नहीं होगा, मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मैं तो एरोमेटिक बन रहा हूँ, तो ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिक बनेगा। ये सारी चीजें हो गया। बस ये एरोमेटिक, हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये सारी चीजों को फिर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। मैंने आज एक बता दिया कि क्या क्या हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या नीड है, नीड को भी हम पढ़ लिए, क्लासीफाई भी कर लिए। अभी बस, अभी फिलहाल एग्जाम्पल करते रहेंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे और सारी चीजें डिस्कशन करके चैप्टर, और दो, एक दो लेक्चर में, लगभग दो लेक्चर खत्म होने के लिए तो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि क्या बच गया, एक क्रेग्स रूल बच गया, ये जो नॉन नॉन बेंजोनेट फॉर्म का, साइक्लिक नॉन बेंजोनेट फॉर्म का, उनका कैसे बताएंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैसे बताएंगे, उसको करना है क्रेग्स रूल। और अनुलिन सिस्टम पढ़ना है, अनुलिन सिस्टम, सारी सारी अनुलिन सिस्टम पढ़ना है। फोर अनुलिन सिस्टम में लेकर सिंगल सिंगल मोनोमर से लेकर, और बहुत क्या, 18, 18 एलुलिन, 16 एलुलिन, 12 एलुलिन, सारी एलुलिन सिस्टम पढ़ना है। वो सारी एलुलिन पढ़ने के बाद, और क्रेक्स रूल पढ़ने के बाद, और कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद ये वाला चीज, ये आज जो समझा है ना, क्लासिफिकेशन समझा है, ये वाला चीज को, ये वाला चीज को हम क्लासिफिकेशन को, आज तो मैंने ऐसे ही बता दिया। इसको अगली बारे में इसको पोस्टमार्टम सारी होगा, ये सारी का, ये सारी पोस्टमार्टम एक लेक्चर जाएगा शायद, मुझे लग रहा है
उसके बाद अनुलिन और क्रेक्सटूल एक लेक्चर जाएगा शायद। उसके बाद सवाल स्टार्ट होगा, पीवाईक्यू शायद, और अच्छा अच्छे बुक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो 4-5 लेक्चर में मुझे लगता है 3-4 मैक्सिमम हो जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आज बहुत लंबा लेक्चर हो गया, और मैं बहुत टाइम से लेक्चर बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं भी खाना खाने के लिए मुझे भी जाना है। बहुत टाइम से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो कैसा लगा वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कुछ गलत हो गया तो, कुछ मैंने गलत बोल दिया तो वो करेक्शन करने के लिए कोशिश करोगे। वो सबका तो गलत होता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी गलत हो सकता है मेरे से। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू। टाटा। अभी हम जाते हैं खाने के लिए।